अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मारिया राना। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हसनैन जावेद। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने जब पंजाब और केपीके के हवाले से खुद नोटिस लिया इलेक्शन की डेट देने के हवाले से, तो हमें लगा कि मामला आज या कल में हल हो जाएगा। 9 जजेस पर मुश्तमिल जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस पर ये लिया गया, तो उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एतराज़ात उठा दिए। उन्होंने जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन को उन्होंने कहा कि दरखास्त की है कि ये केस से अलहदा हो जाए। उनके अलावा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का जो उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि जब अदलिया जो जजेस हैं जब हमारी हुदूद में दाखिल होंगे तो उनके हवाले से उनके ऊपर भी सवालात उठेंगे। उनके बाद जो सबसे बड़ा छक्का मरीम नवाज साहिबा ने मार दिया। उन्होंने एक जलसे में ये बयान दिया, बाकायदा उन्होंने तस्वीर जो है वो 4 जजेस की और एक साबिक जनरल रिटायर्ड जो है उनकी उन्होंने एक तस्वीरें लगाई और उनके ऊपर अच्छी खासी वो बोली है, काफ़ी तनकीद की है और इस पर आगे चल के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिल दहला देने वाला जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है वो बलोचिस्तान के इलाके बारखान का है। उस केस कहां तक पहुंचा है, केस के हकायक क्या है, इस मुतालिक भी प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर गौस बख्श बारोज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेहरबानी आपकी। सर, बारखान वाक़या बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इस पर जितनी भी इसकी मज़म्मत की जाए कम है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए बीबी, ऐसा है कि ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती इस तरह से है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जो है ना वो हर जगह पे है और उसी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की वजह से जो है ना हर जगह पे कभी ना कभी ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जी। अब ये कि अगर मैं ये कहूँ कि हम बारखान स्पेसिफिक हो जाए तो गलत होगा, इसलिए कि सियासत जो है ना, सियासत की बात है, पाकिस्तान की सियासत ऐसे हो गई कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, नेगेटिव प्रेजिंग होती है, लोग ताकतवर होने के लिए बहुत कुछ करते हैं। फिर क्योंकि बलूचिस्तान में सरदारी सिस्टम है काफ़ी अरसे से, इसके बारे में लोग बात करते भी हैं और वहाँ से फ्रेजेज आती हैं कि जनाब यहाँ कोई 70 या 72 सरदार हैं टोटल और उनमें से 3 मुखालिफ हैं और बाकी लोग सब सरकार के साथ है। ठीक है जी। अब मुझे समझ में नहीं आती, मैं भी एक लेगेसी कैरी करता हूँ जी, मैं भी एक खानदान से हूँ, मेरी लेगेसी सेंचुरीज ओल्ड है, बट स्टिल हम यहाँ पे बैठे हैं। मैं इंसान को इंसान समझता हूँ हर जगह पे। मेरी एक फ्रेज हमेशा से रही है कि जिसके साथ SHO वो बहुत ताकतवर होता है जी। तो अब ये है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पॉलिटिक्स और हमारे और हालात इस किस्म के हैं कि हम लोग पिक एंड चूज करते हैं जी। किसी सरदार को ताकतवर करते हैं, किसी को कम करने की कोशिश की जाती है ऊपर से। तो अब यही है सरदार बारखान में जो है, बारखान मैं आपको बताऊं तारीखी तौर पे ये मेरे परदादा तो नहीं, जद अमजद बारू खान के नाम पे बना ये शहर, उसी ने आबाद किया था। ठीक है जी। लेकिन हम वहां से निकल के इधर भी पड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि सरदारी, ताकत, पॉलिटिक्स, ये सब मिलके एक अजीब किस्म की जो है इमल्शन बन गया है कि सरदार है तो ताकतवर भी होगा और जो करना चाहेगा करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन में भी पावर होगी तो वो कुछ करेगा। सरदार साहब थोड़े से गर्म मिजाज हैं जी। उन्होंने जो है ना सरदारी अकबर खान, उनका जो क्या कहते हैं सिस्टम जैसे था उसी तरह से वो वहाँ पे भी अपने आप को पेश करते थे। अब मसला ये है कि सरकार को चाहिए कि हर एक को वो क्या कहते हैं कानून के दायरे में रखे और उसका हर एक का हक उसको दे दे। किसी को ताकतवर कर देना, किसी को कमजोर कर देना, तो इस तरह से ही होती है। जब पावर जो है, पावर्स की जंग है यहाँ पे। हम इसको आगे बढ़ाने से पहले सर मैं एक प्रीएम्बल बिल्ड करना चाहता हूँ ताकि मैं इस मैटर को समझूं, क्योंकि ये एक ह्यूमन राइट वायलेशन है सर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि क्योंकि बाकी तमाम सरदारान जो मेरे दोस्तों में से भी हैं वो इस मैटर पे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको पता है कि सारे सरदार एक दूसरे के साथी ही होते हैं और आपने ये फैसला किया और बहुत अच्छी बात है कि आप इसके ऊपर खुल के बोलने आ रहे हैं। सर ये फरमाइएगा कि सबसे पहले मैं समझना चाहता हूँ कि सरदारी निज़ाम के अंदर जैसे कि कहते हैं कि वहाँ सरदार की ज़मीन अलग होता है, सरदार का हिस्सा अलग होता है, इसी तरीके से सरदार डिसीजन लेता है, पंचायत लगाता है, इसी तरीके से वही अदालत होता है, वही फैसला करता है और यही मामलात और भी हैं। और क्या बाकी कबाइल के अंदर अगर मैं नाम ना भी लूँ, जैसे मरी कबाइल हैं, बुकटी कबाइल हैं, सो एंड सो फोर्थ, बहुत सारे कबाइल हैं, क्या ये तरीका कार कहीं और भी है ताकि लोगों को भी क्लैरिटी आ जाए कि ये जो अपनी सब जेल्स बनाना और जेल जो होती है नॉर्मली सरदार के अंडर होती है, वो फैसले भी करते हैं, पंचायत भी करते हैं, सजा भी देते हैं, ये तरीकाकार एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द
पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तहत आता है, ये सरदार के लॉ के तहत आता है? फिर मैं उसके बाद सर कतरान साहब के मैटर पे आता हूं कि ये इंडिविजुअल मामला था या सरदारी मैटर के अंदर सरदार ऐसे ही किया करते हैं? सर देखिए, आपकी बड़ी मेहरबानी जी। सीधी सी बात है, बात की करता है इंसान अल्लाह के लिए, खुदा के लिए, और बाकी किसी से डरना या किसी की साइड लेने की बात भी नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात है, मैंने जैसे आपने फरमाया, सरदारी सिस्टम है पुराने वक्तों से, ठीक है जी। तो सरदारी सिस्टम में सरदार जो होता है कबीले का या इलाके का, जो जिनके ऊपर वो सरदारी करता है, हुकूमत करता है, वो बच्चे होते हैं उसके। सरदार जो है कौम का बाप होता है जी। अब कोई बाप अगर जालिम हो जाए तो और बात है, वरना सरदार की हैसियत बाप जैसी होती है। और सरदार की जमीन ये नहीं कि सब जुदा है, सरदार की जमीन जो उसका बाप उसके लिए छोड़ के जाता है, तो एक पग जिसको कहते हैं, पग, उसकी पग की जमीन या कोई और जो चीजें होती है वो सरदार की होती है, तो उसको मिलती है। ये नॉर्मल वे में है, ये विरासत की बात है, ठीक है ना जी। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर अब पॉलिटिक्स आ गई है। देखिए, सरदारियां जब होती थी पहले, जब कोई भी था, सॉवरन सब थे, तो लड़ के इलाका कब्जा करना या कुछ और करना, ताकतवर बनना और बात थी। जब ये पॉलिटिक्स आ गई, जब जमहूरियत आ गई, उसके बाद फिर जो हुआ, फेडरेशन आ गई, फेडरेशन के अंडर आ गई, कानून के अंडर आ गए। जी जी बिल्कुल। अब उस कानून की कमजोरियां देखे ना आप, जिस कानून ने क्यों, नवाब अकबर खान बुगटी ने जब अपने कजन को कत्ल किया था, उनके ऊपर केस था, तो एक एएसआई और 2 सिपाही जाके डेरा बुगटी से उनको गिरफ्तार करके ले आए थे। अब डेरा बुगटी में किसी की मजाल नहीं कि कोई किसी को जाके लेने के लिए, इतना वो फौज लड़ रही है वहां पे, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे सही तरीके से। तो ये सिस्टम की खराबी है, जिसने अपनी पिक एंड चूज किया कि सरदार को ताकतवर करना है, क्योंकि उसमें कुछ तो जो मैं आपसे समझ पा रहा हूं कि इसका मतलब यह है कि सरदारों का जो तरीकाकार था वो तो था, लेकिन कानून जब आ गया तो अब जिसके साथ कानून होता है, यानी एसएचओ होता है, थाना होता है, जिस तरीके से बाकी चौधरियों, पंजाब में भी ऐसा होता है, सिंध में भी ऐसा होता है, यानी जिसके साथ यानी पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाती है, वो वाला सरदार मनमानी करता है और इंडिविजुअल एक्शंस के ऊपर उतर आता है। सर बिल्कुल एग्जैक्टली जो है ना, ये बुल्सआई हिट किया आपने। मैंने आपको यही कहा, जिसके पीछे ताकत, वो ताकतवर है। उसको जैसे इम्यूनाइजेशन के लिए नहीं वो लगाते हैं जी, वैक्सीनेशन करते हैं। तो कोई सरदार पॉलिटिक्स में है, किसी पार्टी में है, सरकारी पार्टी में या किसी और पार्टी में, वो उसको कहते हैं कि बस करो, जो कुछ करना है करो। बहुत सारे मसाइल हैं बलूचिस्तान के ऊपर, तो रोशनाई कभी कोई डालता नहीं है। डॉक्टर साहब आपको बताऊं कि मतलब वहां से जो लोग आते हैं, पंजाब से, क्या कहे, इस्लामाबाद से जो लोग यहाँ पे आते हैं बड़े ओहदों पे, वो भी उन्हीं की जो तरीकाकार में उतर आते हैं, अपना 2 साल पूरा करके चले जाते हैं, अपनी क्या कहते हैं, तवा तता है, रोटी बना लगा के चले जाते हैं, मजे करते हैं जी। अगर कानून की हुक्मरानी हो तो मजाल नहीं कि कोई यहाँ पे कानून से ड्रिफ्ट भी कर जाए। अच्छा सर, एक इम्पोर्टेंट जल्दी से पूछता हूँ कि जैसे बुगटी कबाइल थे, मरी कबाइल थे, बुगटी साहब के बारे में भी ये बताएं सर कि मुझे जो मेरे इल्म में है कि एक ज़माने में जब अकबर बुगटी साहब जब थे, अब तो वो मरहूम हो गए, लेकिन जब उनका शोला जवान था और बुढ़ापे में भी, तो इसी तरह के सब जेल्स थे, कत्ल कताल भी थे, बाकी मामलात भी थे, पता नहीं दियत देते थे या नहीं देते थे, सरदारी का अपना निज़ाम था, बलोचिस्तान के बाकी कबीलों के अंदर भी और भी मामलात थे, लेकिन आप जो हैं अबव द लॉ किसी को नहीं कह रहे और आप कह रहे हैं कि सरदारी निज़ाम में और मामला है। सर एक तो बुगटी साहब का मैटर ये बताइए, और साथ में आप जरा क्लियर करके बताइए कि जो खान मोहम्मद मरी की अहलिया और 5 बच्चे बाजियाब और सूबाई वजीर अब्दुर्रहमान केतरान को जो उन्होंने रिमांड में लिया और ये सारे मामलात हुए हैं, सर इसको जरा मुझे डिटेल में समझा दीजिए। पूरी कौम आपसे समझना चाहती है कि सरदार केतरान का केस है क्या, और क्या इन हुकूमत में इतनी कुव्वत है कि केतरान साहब को जो है उनका इंजाम पहुंचेगा। देखिए जी, मैं आपसे अर्ज करूं डॉक्टर साहब, अगर कानून बराबर होता तो हमको गाड़ियों का कॉन्वॉय क्यों हमारे पीछे हो, 10-10, 15-15, 20-20 गाड़ियां बंदूकों से भरे हुए लोग, तो वो जो बाजार रोड के ऊपर फिर रहे होते, तो वो ताकत का शो है। पावर शो में फिर ये बातें आ जाती है, कुछ जेन्युइन कुछ नॉन जेन्युइन। बलूचिस्तान में तो नॉन जेन्युइन भी बहुत से लोग आ गए जो कि अभी हो गए, जो मैटर करते हैं सियासत में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी, और वो सरदार भी नहीं है। वो सरदार भी नहीं है जी। पैसा बहुत है आजकल, पैसा है, लोगों को खुश करते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि 2 साल के लिए आते हैं ना यहाँ पे, या क्या कहते हैं ऊपर से जो एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं, उन्होंने अपनी जो है ना ब्लू आईडी भी बनाए हुए हैं,
उनके अपने प्रोज एंड कॉन्स है कि भाई ये गौस बख्श जो है ये किसी काम का नहीं है, इसको साइड पे लगा दो, फलाना खान जो है इसको आगे ले आओ, तो बहुत सारे किस्से होते हैं। और बुख्ती साहब के मामलात को कर दो और अभी इनको जो है वो उनके सारे के सारे जो भी वो चीजें मांगते हैं, जहां जहां वो उनके पैसे का कट लगता है वो उनको दे दो, क्योंकि वो अब हुकूमत में। बस किस्सा यही है। मैं कुछ मुख्तसरन आपको बताऊं कि पावर्स की जंग है, पावर्स में पैसा भी जरूरी है, बंदूक वाला भी। मेरे वालिद के पास मेरे वालिद जाया करते थे, नवाब अकबर खान, खैरबख्श खान मरी, सबके सब आया करते। सरदार अकेले आते थे, पीछे एक बंदूक पड़ी होती थी उनकी। गनमैन एक भी नहीं होता था जी, 70s के बाद की बात है। गनमैन बंदूक को पकड़ने वाला भी कोई नहीं होता था, और वो बोलान से निकल के इधर से भी आते थे और मिलके गपशप करके फिर चले जाते थे। ये दौर था। अब जो है ना, सरकार को होते हुए पुलिस है, लेवीज है, क्या कहते हैं अपना FC है, फौज है, लेकिन इसके बावजूद मुझे जरूरत है कि मेरे पीछे 4, 5, 7, 8 गाड़ियां हों ताकि मैं निकल के जाऊं। अच्छा सर, ये बताएं कि अब्दुर्रहमान केतरान साहब का भी फिलहाल केस है और आप ही वाहिद शख्सियत हैं जो इसके ऊपर दबंग किस्म की गुफ्तगू फरमा रहे हैं। ये कौन है सर, किस तरीके से मामला बना, क्या था, वाकई ह्यूमन राइट वायलेशन हुई है, और इस तरह के कितने ये केसेस करते रहे? ये इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल इशू था इनका जिसकी बुनियाद पर इन्होंने ये विक्टिमाइजेशन की है, तो फरमाएं क्या होगा? ये कौन है? ऐसे ही आप देख लीजिए, पावर्स की जंग है ये। क्लासिकली आपको नजर आएगा पुराने वक्तों में मुगल बादशाहों की लाइफ देख लीजिए। वो जो औरंगजेब था वो कुरान लिख के और क्या कहते हैं टोपियां बना के बेचता था और अपना खर्चा कहते करता था, लेकिन उसने अपने बाप को ताजमहल के सामने एक और वो जो था महल था उसमें बिठा दिया कि देखते रहो उसको मजार को जो तुमने बीवी के लिए बनाया है, और यहाँ उसको कैद करके रखा। और कुछ अरसे के बाद उसी मोमिन औरंगजेब ने जो है ना उसकी आंखों में गरम सिलाई डाल के आंखों से अंधा कर दिया अपने बाप को, पावर्स के लिए। सरदार साहब के एक बेटे भी हैं जो बात कर रहे हैं, जो Exactly. तो ये पावर के लिए बातें हैं। तो किस्सा ये है कि कुछ लोगों की आदत होती है वो ऐसे होते हैं। नहीं सर, वो कत्ल का मुहिम्मा बेटे पर भी डाल रहे हैं, ये बात दुरुस्त है सर? वो कह रहे हैं कि ये खुद सरदार बनना चाहते हैं इनाम केतरान साहब, और ये सारा सियासी शो है, क्या कहेंगे? नहीं तो ये तो घर की बात है। अर्ज़ किया मैंने आपको मिसाल तारीखी इसलिए दी कि I got it. इंस्पायर तो कर सकते हैं ना इनाम साहब की, भाई मैं भी सरदार का बेटा हूँ, मैं लायक हूँ, मैं सरदारी चला सकता हूँ। ये टिपिकली मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी जो है ना उसको क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है कि सरदार अमूमन ताकतवर होता है जी, कमजोर भी हो ताकतवर होता है, क्योंकि सरदार से लोग दुआएं भी मान लेते हैं। मैंने आपको कहा कि कौमी बाप होता है, बाप अपनी औलाद के लिए रहमत होता है, बाप अपने बाप बच्चों के लिए साया होता है। तो अच्छा, वेरी लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, आप ये फरमाइए कि अब अदलिया में इतनी जान है कि सरदार को पकड़ सके, सरदार के ऊपर कमिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये साबित हो जाता है कि केतरान साहब जो हैं इन्होंने ये मजालिम ढाए हैं, ये जुल्म ढाए हैं और ये शदीद किस्म का जुल्म इन्होंने किया है। क्या अकबर बुख्ती साहब भी कानून के हाथ में नहीं आए थे जब उन्होंने ये मामलात कत्ल के किए थे और बाकी मामलात किए थे? तो सरदार केतरान साहब तो हुकूमत में भी हैं और हुकूमती ताल्लुकात भी हैं। आपको क्या लगता है कि इनके ऊपर कोई हुकूमत चलेगी सर? देखिए जी, 3 लाशें निकली, उसमें से बताया हमको ये पता चला कि वो जो खातून थी वो मर चुकी है, लेकिन लाश उनकी नहीं निकली, वो खुद जिंदा निकल के आ गई। ये एक अजीब किस्म का केस है। इसके लिए तो वो क्या कहते हैं उसको जी, GIT कोई अच्छा किस्म के वो ऊपर के किस्म के लोग आए, वो मेरे ध्यान से उतर रहा है, वो जो जासूस था, क्या नाम है जी, किताबों में भी काफी मशहूर है। तो बहरहाल इस किस्म का कोई करे कि ये पैदा भी हो गए खान मोहम्मद के बच्चे, बीवी भी उनकी आ गई, और खान मोहम्मद भी ट्राइबल है। ट्राइबल इज्जत हर आम आदमी को भी होती है, सरदार कोई ऊपर से नहीं उतरा। अच्छा, तो इस तरह अब सॉरी मैंने लास्ट कर दिया था, लेकिन अब दोबारा से पूछना चाह रहा हूँ सर, ये इसी तरह तो नहीं होगा, पता नहीं कानून से इनको सजा मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन एक और कबायली जंग शुरू हो जाएगी, यानी एक मरी कबीले की, क्योंकि इन्होंने ये मामला उठाए तो मरी कबीला तो उठ के आ जाएगा, पूरा केतरान कबीला उड़ा के रख देगा, यही जैसे कबायली तरीकाकार होता है। नहीं, ऐसे नहीं होगा जी। यहाँ पे बहुत सी ताकतें ऐसी हैं जो कि ना आ जाएंगी, कन्वर्ज करेंगी, तो कुछ ना कुछ सिस्टम को आगे पीछे ठीक करने की कोशिश करेंगे। मरी और केतरान का झगड़ा नहीं होगा, केतरानों का कोई कसूर नहीं है, और मरी जो है वहाँ पे जाते हैं उस इलाके में, ठीक है। यहाँ उसमें बहुत सी बातें आएंगी, लेकिन कानून में ताकत तो बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको पता है जहाँ पर भी रैंगलिंग होती है तो फिर वहाँ पावर्स की बात होती है, टैक्टिक्स की बात होती है। हमारी अदलिया
उस तरह से सच नहीं निकाल सकती जी। सर योर अल्लाह पर्सन करे कि ओन स्वामी- रिमार्क्स अबाउट दिस इशू कि आप ये क्या कहते हैं, सिंगल लाइनर बताइए कि ये फैसला किस तरह से होना चाहिए। इसके ऊपर जाहिर है जी, कानून सीधी सी बात है, क्या कहते हैं, एक इंसान की, एक खानदान की मतलब जो है बेइज्जती और उसके बाद जो है उनको इस तरह से वो करना, तो कानून में जो भी सजा है उसकी सजा होनी चाहिए, बजाय इसके कि इसको छोड़ दे फिर उसके बाद आइंदा भी दोबारा बातें। तो और जगह पे भी बलूचिस्तान में बिल्कुल बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जहाँ पे इस किस्म की जोर जो है ना, जोर के जरिए लोग अभी भी बैठे हुए यहाँ पे, और हमारा सिस्टम जो है ना जोरावर को की मदद करता है जी। जी, अगर ठीक है। जोरावर पॉइंट की टेकन मदद सर, पॉइंट ठीक है। टेकन। सर, थैंक यू, बहुत थैंक यू। माइक बहुत शुक्रिया आपके साबिक माइक वज़ीर प्लेजर। जी साबिक माइक वज़ीर आला बलूचिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर गौस बख्श बारोज़ई अपनी राय का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर वेलकम कहेंगे आपको शो में, बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक यू वेरी मच। सर हालात आपके सामने हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, केसेस बन रहे हैं, सुना है कि आपके ऊपर भी कुछ केसेस बनाने की तैयारी की जा रही है, क्या कहेंगे? मेरे ऊपर तैयारी नहीं की जा रही, मेरे ऊपर केस बना दिया गया है। सर कौन सा लगा दिया गया? केस भी नहीं बनाया, मुझे एक और केस में जो किसी और के ऊपर है उसने मुझे 160 CRPC के तहत बुलाया है कि मैं आके गवाही दूं, और गवाही उनके खिलाफ देनी है जिन पे कोई एलिगेशंस लगाने की कोशिश की गई है झूठी, और नाम मेरा बदनाम किया गया है सारे टीवीज पे चलाकर, ये कैमरा के थ्रू और टेलीविजन स्टेशन के थ्रू, के जैसे मैंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग किया, शायद मैं इसकी कोई सजा भुगत रहा हूँ इसकी। ये तो बहुत तो अच्छा ये किया तो सर, आपने बड़े क्लैरिटी दे दी। मैं की सर बात आपसे है कि चाहता हूं कि आप जरा क्लियर करके और कंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं, इस पे अभी मैं क्या अफसोस का इजहार कर सकता हूँ। अच्छा सर, मैं मजीद इसको दोबारा से क्लियर करना चाहूंगा ताकि आवाम को पता चले, ये बहुत सारी मुतज़ब्ज़ब कैफियत है कि आप पर डायरेक्ट कोई केस आज तक नहीं बना। इतने 30-40 साल तो आपकी सियासत को हो गए, तो इतना अरसे से आप पर तो कोई केस नहीं बना, यकदम आपको किसी चीज में इन्वॉल्व किया। अभी आज आपने पहली दफा बताया कि किसी इनडायरेक्ट केस में आपको मुलव्वस करने की कोशिश की गई। इनडायरेक्ट केस है, आज तक मुझे कभी नैब ने नहीं बुलाया, कभी FPR ने नहीं बुलाया, कभी कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस मेरे पे नहीं बना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे असासे खुली किताब की तरह हैं, सारे डिक्लेयर्ड हैं FPR को। मेरी तरह 28 और लोगों को भी इसी तरह के नोटिस आए हैं, और झूठे सारे, यानी जो केसेस क्लोज हो चुके हैं 2 साल पुराने, उन केसेस में बुलाया गया है कि जनाब आकर आप हमें विटनेस बने, गवाही दें। और 160 CRPC का मकसद ही ये है कि आप पे कोई इल्जाम नहीं है, आप आकर गवाही ये बड़ा अच्छी क्लियर है। और खबर ऐसे चलाई गई नोटिस मिलने से 24 घंटे पहले कि जिस तरह मैं कोई मनी लॉन्ड्रर हूँ और मैं कोई नैब के पास गया हूँ और नैब ने मेरा केस जो है किसी और को भेजा है। ये इतनी शर्म की बात है कि इनको सबको डूब के मर जाना चाहिए। मैं इस बारे में इंशाल्लाह डेफर्मेशन का केस करूंगा। ये बनता है, डेफर्मेशन बनती है, और जिन्होंने नोटिस भिजवाया उन पे भी। अच्छा, इसका मतलब है सर ये क्लियर कट किसी मामले के अंदर आपको स्नैप करने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि ये मतलब क्या खान साहब की जानिब आपकी जो राय है, और आप जो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो बहरान खत्म हो, आईनी बहरान खत्म हो, सियासी बहरान खत्म हो, माशी बहरान खत्म हो, तो आपका उनकी तरफ टिल्ट की वजह से ये आपको स्नैप करने की कोशिश की गई है? ये मतलब मुझे मालूम नहीं है जी कि मैंने कोशिश की थी कि भाई किसी तरह से एक अच्छा माहौल पैदा हो जाए। ये इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं इसमें कोई तफाहम और तफहीम का माहौल पैदा कर दें। इस वक्त जो हमारी इकोनॉमी के हालात हैं इसमें कोई स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी के हालात पैदा कर दिए जाएं। कोशिश ये की थी कि सारे एक मेज पर किसी तरह से बैठ जाएं, लेकिन जो इनके भी हक में बात जारी हो, जो आज मैं समझता हूँ कि इतने डेस्परेट हुए हुए हैं कि इन्होंने अब ये देखें, कोशिश देखें क्या हुकूमत की सर, जो लोग समझ नहीं रहे। इनकी कोशिश ये है कि इलेक्शन से फरार हो, क्योंकि इलेक्शन लड़ने के ये काबिल नहीं रह गए। ये बड़े बड़े जलसे जो किया करते थे
स्टेडियम की दीवारें तोड़ा करते थे कि हमारे लोग इतने आएंगे कि स्टेडियम के अंदर नहीं आएंगे, वो अब शादी हॉलों तक महदूद हो गई। अब उनकी ये कोशिश है कि किसी तरह से एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट आ जाए या कोई अबूरी हुकूमत आ जाए जो कि लंबी चल जाए 2 साल के लिए, या इस मुल्क से जमहूरियत जो है उसको लपेट दिया जाए ताकि 2 साल के लिए लोगों का हमारे यहाँ हाफजा कमजोर है, तो ताकि वो 2 साल के बाद फिर ये हीरो बन के वापस आ जाए। Sir, this current government is completely foiled on all fronts, economic front, constitutional front, हर फ्रंट के ऊपर तो ये कंप्लीट फेल हो चुके हैं। इसके बाद सर मुझे ये बताइए कि 5 का टोला है, बेंच फिक्सिंग है, गंद का टोकरा इमरान खान इसने इस्टेब्लिशमेंट ने फेंक दिया है और जजेस का नाम ले लेकर उंगलियां उठा उठा कर उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं, तो मरियम नवाज शरीफ को पकड़ने वाला कोई नहीं है सर। देखिए, मैं उसका कुछ नहीं कहता, वो खातून है जी, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता। मैं कहता हूं कि अगर जजेस ने, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस ना लिया सर, तो मैं ये समझ रहा हूं कि कल को हर चौराहे के ऊपर अगर मेरे हक में केस होगा तो मैं जो है वो तालियां बजानी शुरू कर दूंगा, मेरे खिलाफ आएगा तो मैं भी देखूंगा कि कौन सा सबसे बड़ा चौक है जिसमें खड़े होकर मैं इनको बुरा भला कहूँ। आज तक पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं देखा था। अदलिया पर हमला हो गया जी, ब्रीफ केसेस जो है वो में पैसे बांटे गए, ये हम सब ने अपनी आंखों से देखा था, पर ऐसे नहीं देखा था कि गुजरावाला के ग्राउंड में आप पब्लिक मीटिंग कर रहे हो और पुलिसमैन को बुरा भला कह रहे हो। आप जलसी के अंदर खड़े होकर आप सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस ने आगे चलकर, एक ने तो अभी चीफ जस्टिस बनना है चंद सालों के बाद, आप उनको बुरा भला कह रहे हो, उनका नाम ले लेकर, उनकी तस्वीरें दिखाकर, इससे ज्यादा आप कितना कोशिश कर सकते हैं? यानी आप सर ये समझ लें कि आला अदलिया हो और पिछले जितने चीफ जस्टिस भी गुजरे हों, उन लोगों ने अदालत यानी फैसले किए हैं, आप फैसलों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, अदालत पे आप जो है वो सवाल उठा रहे हैं, यानी आप उनकी ताजीम और तकरीम जो है वो आपने बिल्कुल पांव के नीचे रख दी। तो इसके ऊपर कौन फैसला करेगा और कितनी जल्दी डिसीजन इसका लेना चाहिए? आपको क्या लगता है सर कि नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर इज शी कैरिंग द सेम लेगेसी ऑफ नवाज शरीफ? देखें, बात बड़ी छोटी सी है, लेगेसी की बात नहीं है। इनमें जुर्रत नहीं है कि किसी, कल इन्होंने देखे एक रिटायर्ड जनरल जो है उनके बारे में इन्होंने बात की सर, जब वो बैठे हुए थे तो इनका मुंह नहीं खुलता था, जब इन्होंने बाहर जाना था ये उनकी मिन्नतें करते थे कि हमारी रिपोर्ट जो है वो इस तरह की बनवा दें, हमें 50 रुपए के स्टैम्प पेपर में बाहर भेज दें। आज उनका तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब जनरल बाजवा सिटिंग थे, इसाक डार को लाने में, इनको लाकर इनके केसेस खत्म करवाने में, उस वक्त वो थे आर्मी चीफ जो इनके मौसन है, आज उनको ये बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन सर पीटीआई का अगर बयानिया देखें तो पीटीआई मुसलसल जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब को उन्होंने टारगेट किया हुआ है, और पीएमएलएन के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने जो भी हुआ है स्क्रीन पर उन्होंने तस्वीर दिखाई है, और नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का सरगना उन्होंने कहा है कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद थे, मरीम नवाज साहिबा की ये बयान आता है। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या बयानिया लेकर अवाम में जा रहे हैं दोनों पार्टी जो है? ये असल में बात यह है कि देखें, ये देख रहे हैं कि इमरान खान की जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है वो यहाँ तक कैसे पहुंच गई है सर। ये मीटिंग्स करते हैं अंदर बैठकर, कभी कहते हैं उसका बयानिया एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है उससे हिट हुआ है, कभी कहते हैं उसका बयानिया अमेरिका के खिलाफ था जिससे वो हिट हुआ है, कभी कहते हैं उसने रूस जाने का फैसला कर लिया था इसलिए वो हिट हो गया है। मतलब ये कौम में मकबूल होने के लिए इमरान खान के बयानिए को फॉलो कर रहे हैं। अब उस बयानिए की नकल उतारते हैं, जब बच्चा चीटिंग ना मिलती है, ये बच्चा ये उन छोटे बच्चों की तरह जो अगले के पेपर को झांक कर देख रहा होता है और फिर चीटिंग करने की कोशिश करता है तो पकड़ा जाता है वो। तो इनका भी यही हाल है, ये खुद तो कुछ करने के अब काबिल सर, मैं अब आपके होने का फायदा उठाता हूं, शादी हॉलों में अब जलसे करते फिर रहे हैं। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरफ आना चाहता हूँ सर। ये बताइए कि बड़ी क्लियर कट नजर आ रहा है, हमजा शहबाज तो यानी 2 दफा काफी उनके साथ बुरी हुई, तो अब मेरा ख्याल में पाकिस्तान का रुख शायद वो ना करें, क्योंकि जो जिस तरीके से वो पंजाब असम्बली से निकाले गए 2 दफा। दूसरी दफा मुझे ये बताएं सर, ये क्लियर कट डिवाइड नजर नहीं आ रही आपको? नवाज शरीफ यानी लंदन से और शहबाज शरीफ जो है वो बिल्कुल अलग हो गए,
और वो मरियम साहिबा कह रही हैं कि ये हमारी सियासत थी, हमारा डिसीजन नहीं, और नून लीग जो है वो सियासत में यानी इलेक्शंस के लिए बड़ी पॉजिटिव है और वो इलेक्शंस में बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहती है, तो इस डिवीजन को आप किस तरह देख रहे हैं सर? डिवीजन ये है कि जो अपने ही भाई को या चचा को कहे कि इसकी मेरी हुकूमत नहीं है, जो उसी हुकूमत से प्रोटोकॉल ले रहा हो, तो उसी हुकूमत से आगे पीछे मतलब पुलिस की एक लश्कर लेकर जा रहा हो जी सर, और जो खुद भी कहे कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, हमारी हुकूमत शुरू होगी जब हमारे अब्बा जान वापस आएंगे, तो फिर अल्लाह ही रहम करे इन पे। अब मैं क्या कह सकता हूँ इनके बारे में। अच्छा, अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, ये बताइए कि ये जो 9 रुकनी बेंच बना है, इनके बारे में आपने यकीनन सुन लिया होगा, इनकी अपनी अपनी राय इस टाइम पे चल रही है, इस्तदलाल चल रहा है, प्ली चल रही है, मुख्तलिफ एडवोकेसीज चल रही हैं। आपको क्या लगता है क्या तय होगा और क्या करना चाहिए? ये सू मोटो जो एक्शन है ये एक अच्छी राय है, और उसके बाद साथ में ये भी बता दीजिएगा कि आरिफ अलवी साहब का जो है वो जो यानी इलेक्शन करवाने का मुतालबा है और या हुक्म है, ये आईनी है या नहीं है? 57(1) सेक्शन सर। देखे मेरी बात, मैं बड़ा क्लियर आपको बताने लगा हूँ। अगर जजेस ने इस पे कॉम्प्रोमाइज किया सर, और अफसोस इसके साथ है कि PMLN तो अपनी जगह, पीपल्स पार्टी जो कि कहती है कि हम 73 के आइन के बानी हैं, एग्जैक्टली, उनके जो वकला हैं अगर अदालत के अंदर कह रहे हैं जनाब कि ये बेंच ऐसे कर दें, बेंच वैसे कर दें, यानी ये किसकी लाइन टो कर रहे हैं मुझे पता नहीं है। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है, अपनी राय का इज़हार कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। रहनुमा GDA सायरा बानो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके अलावा माहिर कानून सैयद तनसीर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैडम सायरा बानो साहब आपकी जानिब जाएंगे। मरीम नवाज साहिबा ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 4 जज और 1 जनरल और ये 5 का टोला मुल्क की बदहाली का जिम्मेदार है। किस तरह से देखते हैं? इदारों का तकद्दुस है, आपको नहीं लगता कि तकद्दुस पामाल किया गया? यहाँ पर तो पता नहीं क्या क्या पामाल होता है। पहले मरियम साहिबा को कह दें कि वो 5 का टोले में से कुछ एक तस्वीर, जो पहले हमें तस्वीरें दिखाई गई थी उसमें से एक तस्वीर गायब है, तो क्या वो उस तस्वीर जो गायब है क्या उससे डील हो चुकी है या उन्होंने उसको साइड पे कर दिया? और अगले जलसे में किसकी तस्वीर ऐड होगी और किसकी गायब होगी वो भी जरा बता दें। और ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ बिल्कुल है। मुझे नहीं पता कि अदलिया क्यों एक वो कह रहे कि अपने जजेस का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रही, कि कुछ अर्सा पहले एक सिर्फ पुकारा गया था किसी एडिशनल जज चौधरी साहबा को, जिस पे अतर मिनुल्लाह साहब ने एक्शन लिया था, तो अभी तो वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में तो अपने जजेस के खिलाफ एक्शन ले। बाकी पूछना यही था कि जो 5 के टोले में से जो तस्वीर गायब हुए वो बता दीजिए कि वो तस्वीर उन्होंने किस बुनियाद के ऊपर गायब की है। उन्होंने कहा है मरियम साहिबा ने कि 5 का टोला मौजूदा हालात का जिम्मेदार, साजिश असल में नवाज शरीफ के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ हुई है। अवाम को पता है बेंच फिक्सिंग हो रही है, ये इसकी तशरीह फरमाइए, मुझे समझ नहीं आई इस बात। अब तो देखिए, देखते सुनते ही आ रहे हैं तशरीह इसकी, क्या मैं करूं कि वो अगर उनके हक में बयान आ गया तो फिर इसके बाद वो जजेस कानून की हिफाजत कर रहे हैं और उनके खिलाफ आ गया। और वो असल में ये जो भी साजिश हुई है ये इन 75 सालों से, ये जो हम कीड़े मकोड़े अवाम है ना, ये उनके खिलाफ साजिश हुई है। अच्छा, नहीं, ये साजिश से मुराद ये तो नहीं है कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी को तो कुछ नहीं मिला, उन्होंने पार्टी के अंदर सारे चेंजेस कर दिए, उन्होंने कहा था डिप्टी कन्वीनियर भी दे दें, फिर उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ जो है उनको सेलेक्ट कर लिया, हमें नहीं किया। ये सारा दुख इनको अपना जाती अंदर के खानदान यानी किचन कैबिनेट का मसला लग रहा है आपको? तो जाहिर है ये शुरू से कहा ना कि मीम और शीम अलग हो गई हैं, और अब अगर अपनी हुकूमत होते हुए भी वो यहाँ पर ये इस चीज की दुआइयां दे रही हैं कि बेंच फिक्सिंग होगी, तो ये बहुत हैरानी की बात है। हालांकि सबसे पहले PM हाउस मेंटर होने वाली भी वही थी और उसके बाद उन्होंने ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि क्या चाहती थी जो नहीं मुमकिन हुआ? तो अब जो है वो एक तस्वीर कम करके, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि बयानिया तो उनका यही था कि जनरल बाजवा साहब को भी ठीक ठाक रगड़ेंगे, और उन्होंने अब बाजवा साहब को माइनस कर दिया, अब फैज हमीद साहब को उन्होंने पकड़ लिया,
तो इनको ये नहीं पता कि फैज हमीद साहब भी उतने ही लीथल साबित हो सकते हैं जितने अगर बाजवा साहब थे, तो उनकी तस्वीर माइनस करके इनको क्या फायदे होंगे? पता नहीं कोई डील हो गई होगी जी तभी, क्योंकि यहाँ तो हमारे यहाँ यही होता है कि कोई भी चीज दबानी हो, कोई केस दबाना हो या कुछ करना हो, तो उसके पीछे कोई मॉरल उसके पीछे कोई रीजंस नहीं होती, उसके पीछे यही कुछ होता है। अच्छा मैडम, हमारे साथ रहिएगा। मैं जरा हमारे माहिर कानून है, सीनियर सुप्रीम कोर्ट के हमारे वकील हैं सैयद तनसीर बुखारी साहब, इनसे मैं सर मैडम सवाल करता हूँ, फिर आपके पास भी मैं साथ साथ आता रहूंगा। ये फरमाइए सर तनसीर बुखारी साहब कि एक बेंच बना है, 9 रुकनी बेंच, सो मोटो एक्शन लिया गया है, इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे थे। पहला प्रोमिनेंट जो बिल है और यानी आर्टिकल है 224 जिसके तहत 90 दिन में इलेक्शन करवाने चाहिए, और इसके ऊपर तकरीबन नून लीग के अलावा पीपल्स पार्टी भी और सारे लोग ये इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन फौरी करवाने चाहिए और 90 दिन में से अब जितने दिन भी बाकी हैं वो इलेक्शन पे सर्व होने चाहिए। दैट्स इट। अच्छा, दूसरी बात जो है वो 150 का आर्टिकल की नई उसको मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूं लेकिन वो मैं नहीं कर रहा, एक्सपांज हो जाएगा। अच्छा, दूसरी ये बताइए कि तीसरी है कि 254 आर्टिकल ये कहता है कि किसी मामलात के अंदर यानी इंसर्जेंसी के हालात आ जाए, माशी मामलात आ जाए या कोई नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह आ जाए, वैसे एक्चुअली ये नेचुरल डिजास्टर के लिए था, उसके तहत जो है वो प्रोलॉन्ग कर दिया जाता है ये मामलात। और इसके साथ में 2-3 चीजें और भी सुनाना चाहता हूं कि ये जो 9 रुकनी बेंच है इसकी आपस में जो जुमले रिमार्क्स हुए हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता रोज समाअत असम्बलियों की तहलील पर रिमार्क्स, असम्बलियां किसकी डिक्लेरेशन पे खत्म हो सकती हैं, जस्टिस मंसूर कह रहे हैं, जज खुद नोटिस नहीं बनता, जस्टिस जमाल मंदोखेल कह रहे हैं, इंतखाबात का मसला वजाहत तलब है चीफ जस्टिस, और सूबाई असम्बलियों की तहलील पर भी नोटिस लिया जाए, जस्टिस अथर मिनल्ला। तो अब सर ये आपके सामने सिचुएशन है ना, प्लीज कमेंट ऑन इट। आपने जो जिक्र किया ना आर्टिकल 254 का, वो इन जनरलिटी डील किसके साथ करता है? वो ये कहता है कि जब कोई एक्ट किसी एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में होना करार पाया गया है अंडर द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और वो नहीं हो पाता, जैसे आजकल इलेक्शन 90 दिन में होने थे वो नहीं हो पा रहे, एक तो वो उसकी इनवैलिडिटी को नल एंड वाइड करता है कि वो कोई भी एक्शन अगर किसी भी वजह से, ये पहली दफा ऐसा नहीं हो रहा डॉक्टर साहब, हमारी यादाश्तें बहुत कमजोर हैं, हम आइन को फॉलो करते चले आ रहे हैं एक हद तक। आप 2001 भी ले लें, 99 ले लें, 79 ले लें, ये आइन कई दफा पामाल हुआ है। खुशकिस्मती इस मुल्क की ये है कि इस दफा आइन की तशरीह और ये तमाम चीजें आजाद अदलिया करने की कोशिश कर रही है और आपके मुल्क में पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, कोई ताले आजमा नहीं है। मुझे समझाते जाइए सर कि सबसे प्रोमिनेंट आर्टिकल कौन सा है? एक बात ये कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाने चाहिए, दूसरी बात यह है कि 12 अगस्त को असम्बलियों की मियाद भी मुकम्मल हो रही है। इसमें यह बताएं कि कई माहिर कानून ने यह कहा है कि सितंबर में करवा लिए जाएं या बाद में करवा लिए जाएं, यानी 1 महीना आगे पीछे कर लिए जाएं, तो फिर तो आर्टिकल 254 पे जाना पड़ेगा। तो अभी इस टाइम पर सर जब इंटरिम गवर्नमेंट है तो हर हालत में कानूनी तौर पर यह पाबंद है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाएं अंडर द इंटरिम गवर्नमेंट। आप क्या फरमाएंगे? डॉक्टर साहब, इससे तो इस राय से इनकार ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन चीख के कह रहा है कि जब कोई गवर्नमेंट नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व की जाएगी तो उसके 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। लेकिन आप दूसरे नुक्ते पर गौर कीजिए कि गवर्नर साहब के पास जब एडवाइस आई तो उन्होंने स्टिपुलेटेड टाइम जो 48 आवर्स था उसमें रिस्पॉन्स नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं ये असेंबलियां नहीं तोड़ना चाहता। उसके पीछे अगर उन बयानात को देख लें, और आज सुप्रीम कोर्ट की बाज गश्त भी उसी पे हो रही है, आपके ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो नुक्ता उठाया है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों ना हम ये देख लें कि आया जो असेंबलियां तहलील की गई वो आइन के मुताबिक की गई। एक बहुत बड़ा ये सवाल है। यहाँ रुकिएगा सर, तनसीर साहब यहाँ रुकिएगा, मैं सायरा बानो साहिबा की तरफ जाना चाहता हूँ। मैडम, आपने बाकी तमाम जजेस के रिमार्क्स सुने, 9 रुकनी बेंच है, कोई छोटा मोटा बेंच भी नहीं है, 2-3 और लोग भी शामिल होंगे जजेस, हमारे फाजिल जजेस जो हैं। तो ये जो मंसूर साहब ने फरमाया है कि हो सकता है
कि जो दोनों जो तहलील हुई है असेंबली वो रिट्रीव हो जाए दोबारा से और अपनी जो मियाद है ये असेंबली मुकम्मल करे। आपको क्या खदशात लगते हैं, ये बात कैसे वैलिडेट लगती है? एक उनमें से एक जज 9 में से एक ने कहा इसमें देखिए मतलब कौन सा इसको वो कहते हैं ना ऊंट है फिर कौन सी तस्वीर थी, तो यहाँ पर तो कुछ सीधा लग ही नहीं रहा। ठीक है, अगर उन्होंने रिमार्क्स आला अदलिया ने दिए, क्योंकि अब जो भी होगा एक जब तक ये वो कह रहे ना कि जुडिशरी मार्शल नहीं आएगा ना, ये जब सब चीजें सही नहीं होंगी। जी नहीं, मैं मैडम ये पूछ रहा था, मैं आपसे दोबारा दोहरा देता हूं, क्योंकि जब 9 रुकनी बेंच बना है और एक तो ये बताइए कि ये जो सुमोटो एक्शन लिया गया है अदालत की तरफ से, इसके बारे में फरमाइए। दूसरे उन जजेस के एक्शन ले सकते हैं, वो उनका इख्तियार है आला अदलिया का। लेकिन मैडम उसमें डिफरेंट स्टेटमेंट है। सबसे पहले कहा गया है कि आइन इंतखाबात का वक्त बताता है जो कि खत्म हो रहा है। उसके बाद ये भी कहा गया कि इंतहाई संगीन हालात हों तो इंतखाबात का वक्त बढ़ सकता है। फिर जस्टिस मंसूर साहब, जैसे कि डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि अदालत बगैर वजूहात के तहलील की गई असेंबलियां जो है वो दोबारा बहाल कर सकती हैं। तो आपको क्या लगता है, असेंबलियां बहाल हो जाएंगी या फिर इलेक्शन की कोई डेट दी जाएगी? चलिए अच्छा तफसील से बताती हूँ। देखिए अब तो जो मतलब मुझे, मैं ये नहीं कहती मतलब इसमें किसी से भी वो कहते हैं ना कि मैं किसी चीज पे उंगली नहीं उठा रही, तो ये सारा मामला तो 2 माह से चल रहा है, तो 2 माह पहले ये सारे कदम क्यों नहीं उठाए गए थे? वक्त गुजारने के बाद अब ये आइन की हमें तशरीह बताई जा रही है और आइन की तकरीबात भी हो रही है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आइन के किसी भी आर्टिकल पे अमल नहीं हुआ। तो अब जब आइन में लिखा हुआ है कि 90 रोज में, और ये जब इतना शोर शराबा और हंगामा टीवी पे बरपा था, तो उस वक्त हमारी आला अदलिया में से किसी ने भी नहीं सुना देखा, बल्कि मैंने तो एक कभी कमेंट सुना था कि मुझे बताया गया है कि असेंबलियां तहलील हो गई हैं। तो क्या वो चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान के नहीं है, या वो केबल या सोशल मीडिया से दूर थे? तो अब ये इस किस्म की मतलब बातें मुझे समझ नहीं आ रही कि 90 दिन जो टाइम है, 90 दिन टाइम गुजारने के बाद अब उन असेंबलियों का मतलब वो हो रहा है कि वो असेंबलियां गैर कानूनी तौर पे तहलील हुई हैं और किसी एक बंदे के एमा पे तहलील हुई है। अब अच्छा, इसमें एक और भी है, ये जो रिमार्क्स हैं, जी फरमाइए प्लीज। हमारे अन्नी नु सुन थम्मी नु, अभी जो मर्जी करते रहे, असि कुछ नहीं कर सकते। ठीक, वो कहते ना मुंह खोल के बस पीछे ही है वो। मैडम मैंने आपसे सीख कर तो मैंने भी एक चीज बोल दी थी, वो कि था कि 280 का पेट्रोल है और वो जो 250 वाली डब्बी 500 की हो गई है, तो ना घूम सकते हैं ना झूम सकते हैं। तो बातें तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त हैं। अच्छा, दोबारा से आइन पे आता हूँ मैडम। तो बस जिधर भी हाँक के ले जाए, भेड़ बकरियां हैं, हमें अपने हुकूक का नहीं पता। आइन की हम बात करते हैं, 28 से लेकर 38 तक जो अवाम के जो हकूक देता है कि आइन में लिखा हुआ है कि रियासत की जिम्मेदारी है, अच्छा, हमें वही नहीं पता कि इतनी मासूमियत की जरूरत नहीं थी। जब ये 2 महीने पहले बात पता चल गई थी, तो 2 महीने पहले भी सुमोटो एक्शन लिया जाना था। सुमोटो पहले लेते कि भाई आप क्यों नहीं इलेक्शन की डेट दे रहे हैं? अब मुल्क में पहले अफरा तफरी कम है, जो ये अनारकी फैलाई जा रही है। जी ठीक है मैडम, वापिस से वो असेंबलियां बहाल होंगी और ये मतलब जो लोगों को जहनी टेंशन और टॉर्चर और ये सारा कुछ हुआ है कि जो हुकूमती अरकान की तवज्जो हुकूमत चलाने से हट के वहां पर डिफेंड करने में लगी हुई थी, मतलब ये मुल्क है या क्या है? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। लास्ट टेक सर, बुखारी साहब आपकी आखिरी टेक सर, एक स्टेटमेंट। अगर ये लास्ट टेक है तो मैं आपको एक बात कहूंगा, अभी भी तहरीके इंसाफ है या बाकी पार्टी है, सब इल्जाम तो लगाते हैं, कभी किसी का नाम कठपुतली रखते हैं, कभी कोई नाम रखते हैं। ये आज भी उधर देख रहे हैं। अगर आज भी हमारे सियासतदान मेच्योरिटी का सबूत नहीं देंगे और कभी अदलिया के कांधों पे और कभी एस्टेब्लिशमेंट के कांधों पे ये मामलात लेकर चलते रहेंगे, तो ये मुल्क डिस्टेबलाइज होता जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप। नाज़रीन, रहनुमा GDS सायरा बानो साहिबा और माहिर कानून सैयद तनसीर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। मुझे डॉक्टर साहब को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा